दिसंबर 2019 में लागू की गई अटल भूजल योजना हरियाणा में भूजल संरक्षण और भूजल संसाधनों के प्रबंधन में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल के दोहन और गिरावट में सुधार करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर अटल भूजल योजना शुरू की थी, क्योंकि अटल जी पानी की समस्या को लेकर काफी दूरदर्शी थे। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। बढ़ती आबादी, बढ़ता औद्योगिकीकरण, बढ़ते शहरीकरण व कृषि क्षेत्र में बढ़ती भूमिगत जल से सिंचाई की निर्भरता तथा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से देश के 7 चिन्हित राज्यों में शामिल हरियाणा भी घट रहे भूजल संकट से जूझ रहा है। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है। इस योजना में हरियाणा के कुल 14 जिलों की 1647 ग्राम पंचायतों के साथ 36 भूजल संकट वाले ब्लॉक शामिल हैं। हरियाणा स्टेट के करनाल जिले का ब्लॉक करनाल 28,811 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर कुल 41 ग्राम पंचायत हैं और यहाँ कुल गांव की संख्या है 57। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट के अनुसार यहाँ साल 2023 में टोटल 755 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ लगभग 22,006 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यदि फसलों की दृष्टि से देखें तो आपके ब्लॉक में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से होती हैं, ये हम सीजन के अनुसार इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले आती हैं वो फसलें जिन्हें खरीफ सीजन की फसलें कहा जाता है, जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, के आसपास काटा जाता है। इनमें धान, ज्वार और सब्जियां आपके ब्लॉक में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। यदि हम रबी के सीजन की बात करें तो ये फसलें वो हैं जिनको सर्दियों में बोया जाता है और बसंत में काट लिया जाता है। हमारे देश भारत में इन्हें आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है और फरवरी से मार्च के बीच काट लिया जाता है। आपके ब्लॉक में रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियां इनकी खेती की जाती है। इसी के साथ साथ गर्मियों में मूंग की खेती की जाती है, साथ ही मक्का भी उगाया जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ 12मासी फसलें भी हैं, यानी कि जिनकी पैदावार पूरे साल की जाती है, जैसे कि गन्ना। हमने जितनी भी फसलों की बात की, इन फसलों में धान और गन्ना सबसे ज्यादा पानी लेने वाली फसलें हैं और ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपके ब्लॉक में पूरी की पूरी खेती बोरवेल या ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर करती है, यानी कि खेती में सिंचाई का पूर्ण स्रोत सिर्फ भूजल है। आपके ब्लॉक में अटल भूजल योजना के अंतर्गत लगातार भूजल स्तर और वर्षा को मापा जा रहा है। यहाँ पर कुल 80 स्थानों पर भूजल स्तर को मापने के लिए और 41 स्थानों पर वर्षा को मापने के लिए अलग अलग यंत्र लगाए गए हैं। 2024 के भूजल स्तर के डेटा के अनुसार आपके ब्लॉक में भूजल स्तर सबसे कम 6.45 मीटर झरोली खुर्द ग्राम पंचायत में और सबसे ज्यादा 25.22 मीटर धानी रामपुर ग्राम पंचायत में पाया गया है। इसके अलावा आपके ब्लॉक में मौसमी उतार चढ़ाव सबसे अधिक 0 से 4 मीटर तक
दर्ज किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 0 से 12 फीट तक भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार करनाल ब्लॉक में साल भर के लिए केवल 88,546.90446 एकड़ फुट पानी ही जमीन से निकालने लायक है, लेकिन अभी यहाँ पर 1,45,696.5088 एकड़ फुट पानी ही हर साल जमीन से निकाला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जरूरत से लगभग दोगुना यानी 169.48% भूजल निकाला जा रहा है। इस कारण करनाल ब्लॉक को अत्यधिक दोहित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड क्षेत्र माना गया है। अगर अब भी भूजल बचाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यहाँ भूजल पूरी तरह खत्म हो सकता है और बिना भूजल के जीवन जीना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये समय है संभल जाने का, कृषि की नवीनतम तकनीकों को अपनाने का, अपनी जिंदगी में भूजल के महत्व को पहचानने का, भूजल के दोहन को रोकने का। कैसे, आइए जानते हैं। भूजल को बचाने के लिए हमें 2 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जिन्हें हम डिमांड साइड और सप्लाई साइड कह सकते हैं। डिमांड साइड मेजर का मतलब है कि इस समय भूजल की जितनी डिमांड यानी कि मांग है उसे कम से कम किया जाए। इस तरह की तकनीक अपनाई जाए जिसमें भूजल का उपयोग कम से कम हो। और सप्लाई साइड का मतलब है कि किस तरह से भूजल के स्तर को बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं आपके एरिया के डिमांड साइड इंटरवेंशन की। इसका मतलब ये है कि आपके जिले में भूजल के दोहन को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके या तकनीक अपनाई जा रही है। इनमें से पहली है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। इसके बाद आती है डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR। फिर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके साथ ही जीरो टिलेज यानी सुपर सीडर या सप्लाई सीडर। इसके अलावा लेजर लैंड लेवलर, प्लास्टिक मल्चिंग, पॉली हाउस या नेट हाउस, अंडरग्राउंड पाइपलाइन यानी UGPL और कैनाल बेस्ड कम्युनिटी ड्रिप सिस्टम। आइए अब आपके जिले में सफलतापूर्वक प्रयोग होने वाले इन डिमांड साइड इंटरवेंशंस के कुछ लोकप्रिय टेक्निक्स को हम विस्तार से समझाते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसे MI सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी कि टपका और फव्वारा विधि से सिंचाई की जाती है। आइए इसे एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं। आज जल संरक्षण के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं तकनीकों में से एक है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में 30% और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 50% तक पानी की बचत होती है। पानी की बचत के अलावा किसानों के निजी फायदे की बात करें तो भूजल स्तर कम होने से जमीन से पानी निकालना कठिन ही नहीं, किसान के लिए महंगा भी साबित होता है। काफी नीचे जा चुके भूमिगत जल के दोहन में अधिक शक्तिशाली मशीन के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिसका असर सीधे किसान की जेब पर पड़ता है। पर इस प्रणाली के इस्तेमाल से खेती की लागत कम होने से किसान की आय में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। नाम हाकम सिंह, गाँव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर। और मैं 55 एकड़ की खेती करता हूँ। उसमें मैंने 21 किले में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाया हुआ। ये हमारा सिस्टम यहाँ से मोटर से चालू होता है, इसी से हम फर्टिलाइजर देते हैं फसल को और ये फिल्टर होके यहाँ से सब पानी खेत में जाता है। इसको लगाने से पहले 2 साल पहले हम फ्लड इरिगेशन करते थे, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती थी, लाइट कम आती थी, खेत पूरा भर नहीं पाता था, 8 घंटे तक भी लग जाते थे खेत में पूरा पानी कवर होने में। और जब से हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करवाया है तो हमारे 1 घंटे की लाइट में 5 एकड़ कवर हो जाता है और पानी ज़्यादा नहीं, जितना पानी हमारे पौधे को चाहिए उतना ही पानी हमारे खेत में जाता है। तो इससे पानी की हमें बहुत बचत हुई। तो सामने आप देख सकते हो, ये गन्ना ड्रिप इरिगेशन से तैयार किया हुआ है
और इसमें बहुत कम पानी लगी हुई है। तो वहाँ से पानी आता है तो ये टपका विधि के द्वारा ये पौधे के पास जाता है पानी ये, और इसी से ही इसमें जो छोटे छोटे सुराख हैं इनसे होके ये पानी ये पानी जो है सब इसमें दवाई जो है सब डल जाती है जड़ में। हमें एक्स्ट्रा मजदूर लगाने की ज़रूरत नहीं, और जो खाद हमारा वेस्ट जाता था इसके बीच में वो भी हमारा वेस्ट नहीं जाता, वो कम खाद में काम चल जाता है, जिससे कम पानी होने की वजह से और पूरा पानी मिलने की वजह से हमारी 100 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार भी बढ़ी है गन्ने में। तो गन्ने की फसल के साथ साथ मेरे कुछ खेत ये हैं, इनमें मेरी पहले धान थी DSR डायरेक्ट सीड राइस, इसमें मैंने स्प्रिंकलर से वो धान की फसल तैयार की थी, जिसमें 20 क्विंटल पर एकड़ मेरे पास यील्ड निकली थी। उसके बाद मैंने इसमें बाग लगाया आम का, और साथ में इंटरक्रॉपिंग में दूसरे जो पौधे हैं जैसे किन्नू हो गया, आड़ू हो गया, चीकू हो गया और एप्पल बेर हो गया, ये साथ में लगाए। और मटर की बिजाई किया इसमें, जिसमें मटर के पानी को कवर करता है ये स्प्रिंकलर, और पौधों को जो पानी देती है वो ड्रिप दे रही है। इससे पानी की बचत हो रही, सब कुछ इसमें खाद वगैरह सब ड्रिप से ही इसमें भी चल रहा है जी, पौधों में भी और मटर में भी। और धान की फसल में स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और इससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं तो किसान भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो पानी है इसको बचाओ, ये नीचे जा रहा है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ विरासत में छोड़ के जाएं, और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। पानी बच रहा है, बिजली लाइट भी बच रही है, हमारा खर्चा भी बहुत कम है, कॉस्ट बहुत कम है, और जब तक हमारी कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक हम खेती से कुछ नहीं बचा पाएंगे। अटल भूजल योजना के तहत ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं, जिनमें से एक MI सिस्टम है। इस सिस्टम को लगाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से 85% असिस्टेंस दिया जा रहा है, बाकी 15% फार्मर शेयर इंसेंटिव के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपके क्षेत्र में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है, तो धान की खेती में MI सिस्टम कितना कारगर है, आइए जानते हैं। ड्रिप सिंचाई से फसल को उचित जल आपूर्ति के माध्यम से पानी का उपयोग कम हो जाता है। 1 किलो चावल के लिए जिसे परंपरागत रूप से 4000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती थी, उसे 1500 से 1600 लीटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कम पानी में अधिक फसल उपज प्राप्त कर सकते हैं। धान की खेती में पौधे की जड़ें जलमग्न रहती हैं, जिससे भारी धातुओं का उपभोग करती है और फसल में आर्सेनिक बढ़ाते हैं, जिससे फसल का बाजार मूल्य कम हो जाता है। हालांकि ड्रिप सिंचाई में ये आर्सेनिक की मात्रा को लगभग 90% तक कम करने में मदद करता है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली और विपणन योग्य फसल की वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई से श्रम लागत कम होती है, जल दक्षता बढ़ने से फसल की उपज बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा ये सभी कारक निवेश को कम करते हैं और मुनाफे को बढ़ाते हैं। ड्रिप प्रणाली के साथ DSR सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जो जल कुशल है। इस विधि द्वारा भूमि की सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से पानी की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को फसल के जड़ क्षेत्र के निकट बूंद बूंद करके डाला जाता है। ड्रिपर्स को फसल की दूरी के आधार पर तय किया जाता है। सतत जल उपयोग, बचत और उच्च उपज को ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना में इन गतिविधियों की अत्यधिक अनुशंसा की गई है और इन्हें जल सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। करनाल जिले के नीलोखेड़ी ब्लॉक में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा द्वारा श्री जितेंद्र सिंह राणा के खेत में धान की फसल में ड्रिप सिंचाई का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये तकनीक न केवल सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को संरक्षित करती है, बल्कि बीमारी की घटनाओं को कम करती है, बल्कि प्रति एकड़ 3.6 क्विंटल उत्पादन भी बढ़ाती है। जागरूकता पैदा करने और इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अटल भूजल टीम ने सभी सरकारी एजेंसियों और विभागों के सहयोग से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। और इसी के साथ आपके जिले में अपनाई जा रही है दूसरी मुख्य डिमांड साइड इंटरवेंशन, जिसे हम ग्रामवासी अपनी भाषा में DSR धान की सीधी बिजाई कहते हैं।
आइए इसे एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं। कृषि हब हरियाणा, हरे भरे खेत यहाँ के मेहनती किसानों के जज्बे की कहानी बयां करते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि में दिन रात अथक योगदान देने वाले हरियाणा में गहराता जल संकट फसलों और नस्लों दोनों के लिए चिंतादायिनी बना हुआ है। लेकिन सरकार के कुशल मार्गदर्शन में धान की खेती में लगने वाले पानी को रोकने और भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए हरियाणा में शुरू की गई है DSR अर्थात धान की सीधी बिजाई विधि। इस विधि से न केवल पानी की बचत हो रही है बल्कि किसानों की जेब पर भी बोझ कम हो रहा है। सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य के 12 जिलों में 2.25 लाख एकड़ में DSR विधि को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। DSR विधि से धान की खेती करने में नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा DSR तकनीकी के तहत धान की बुआई के लिए DSR उपकरण का उपयोग किया जाता है। औसतन 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। DSR विधि धान की खेती का एक आधुनिक तरीका है जो पारंपरिक रोपाई के तरीके से काफी अलग है। इस विधि में बीज को सीधे खेत में बोया जाता है जिससे नर्सरी तैयार करने की जरूरत समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं DSR तकनीक के लाभ। DSR में पानी की खपत काफी कम होती है क्योंकि खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। नर्सरी तैयार करने और रोपाई करने में लगने वाली मजदूरी की बचत होती है। कुल मिलाकर DSR तकनीक पारंपरिक तरीके की तुलना में काफी किफायती होती है। इस विधि से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ पडलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती। DSR विधि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। हरियाणा ने ठाना है कि अटल भूजल योजना को एक जन आंदोलन बनाना है। योजना के तहत मिलने वाली राशि पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। ये राशि किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से डाली जाती है। आवेदन करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल https://fasal.haryana.gov.in पर जाकर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आपके एरिया में तीसरी लोकप्रिय डिमांड साइड इंटरवेंशन है UGPL यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन। भूमिगत पाइपलाइन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सिंचाई के लिए पाइप जमीन के अंदर दबाए जाते हैं, यानी कि पानी के मुख्य स्रोत से जहां पानी चाहिए वहां तक पानी पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ वाल्व होते हैं जिनका मुख्य प्रयोग ये है कि जिस एरिया में पानी की जरूरत होती है उसी एरिया में खोला जाता है। कन्वेंस लॉसेस कम होने की वजह से इस प्रक्रिया में 20% तक पानी की बचत होती है। आइए अब बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण की। यदि कोई किसान धान की फसल को बदलकर मक्का, दालें, कपास, फल या सब्जियां उगाता है तो उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त होती है। ये सब्सिडी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की योजना मेरा पानी मेरी विरासत के तहत हरियाणा के सभी धान उगाने वाले जिलों में लागू है। जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर को प्रोत्साहन। अगर किसान पराली को न जलाकर उन्हें जमीन में मिला देता है जिससे कि पानी बचता है तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से उसे 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन धनराशि मिलती है। अब बात करते हैं पॉली हाउस की। इस डिमांड साइड इंटरवेंशन में किसान पॉली हाउस लगाकर खेती करते हैं जिसमें कि किसान को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की ओर से 50% सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अधिकतम 4,000 रुपए स्क्वायर फीट मीटर के लिए लागू है।
और अब हम बात करेंगे सप्लाई साइड इंटरवेंशन की, यानी कि भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए होने वाले प्रयासों की। हम सभी जानते हैं कि भूमि पर जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में रिस कर पहुंचता है और उससे ही भूजल का स्तर बढ़ता है। लेकिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते अब अधिकतर जगहों पर वर्षा के जल को नीचे रिस कर पहुंचने की जगह नहीं मिलती। इसी कारण भूजल का प्राकृतिक रूप से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं तो 2 या 3% पानी ही जमीन में समा पाता है। इसीलिए अब भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए वाटर रिचार्ज के कृत्रिम तरीकों को अपनाना बेहद आवश्यक हो गया है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मिकाडा, सिंचाई व जल संसाधन विभाग और अटल भूजल योजना की ओर से जल संरक्षण संरचनाएं जैसे चेक डैम, मिट्टी के बांध, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज वेल और रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत आपके जिले में 2023-24 में 160 और 2024-25 में अब तक 347 संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं। और इसी के साथ साथ यदि कोई किसान या किसानों का समूह अपने स्तर पर खेत में पानी के टैंक की खुदाई करवाता है तो उसे 70 से लेकर 85% तक की सब्सिडी मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने की कुल लागत का 85% और सौर संचालित पंप स्थापित करने पर उसकी लागत का 75% सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है। यह राशि किसान को 3 चरणों में प्राप्त होती है। सबसे पहले मिट्टी का कार्य पूर्ण होने पर, यानी कि टैंक की खुदाई हो जाने पर 20%, वाटर टैंक निर्माण का कार्य पूरा होने पर 40% और तीसरा व अंतिम चरण निर्धारित क्षेत्र में एमआई प्रणाली की स्थापना करने पर शेष 40% किसान को प्राप्त होता है। इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। किसान मिकाडा की ऑफिशियल वेबसाइट https://mikada.haryana.gov.in पर जाकर किसान लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके एरिया में तालाबों के पुनरुद्धार का कार्य भी चल रहा है। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक वीडियो। जो कि बापोली ब्लॉक के DIP कोऑर्डिनेटर है। हमने जो ये पॉन्ड का निर्माण करवाया है टटोला गांव में, इसमें कुल मतलब टोटल इसका खर्चा 61 लाख रुपए आया हुआ, जो कि इंसेंटिव से 11 पॉइंट कुछ लगा हुआ है और मतलब जो कन्वर्जेंस से लगा हुआ है। तो इसमें मतलब इससे गांव के व्यक्तियों को इतना मुनाफा हो रहा है कि इससे इतना बेनिफिट हो रहा है कि जिससे हम अपने खेती के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और मतलब जैसे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो रहा है, जिससे कि मतलब इससे गांव वाले बहुत ज्यादा उत्साहित है कि भाई हाँ हमारे गांव में ये चीजें हुई हैं, जिससे कि हमारे गांव में किसानों को बहुत बेनिफिट मिला है। इससे हम जैसे हमारे ट्यूबवेलों का पानी बहुत कम लगता है, जिससे कि हम इस पानी से खेती के लायक उसको बना सकते हैं। ये देखिए मैम, जिससे कि हमारे किसान है इसके द्वारा खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे 40-45 किलो की इसमें सिंचाई हो जाती है, जिसके द्वारा मतलब जो किसान को ग्राउंड जो ट्यूबवेल के वगैरह सिंचाई करते थे उससे बहुत कम हुई है। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जिससे कि पानी भी अच्छा स्वच्छ मिलता है और इससे हमारे जो ग्राउंड का पानी की भी बचत होती है। और इसी के साथ साथ यदि कोई किसान या किसानों का समूह अपने स्तर पर खेत में पानी के टैंक की खुदाई करवाता है तो उसे 70 से लेकर 85% तक की सब्सिडी मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने की कुल लागत का 85% और सौर संचालित पंप स्थापित करने पर उसकी लागत का 75% सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है। यह राशि किसान को 3 चरणों में प्राप्त होती है। सबसे पहले मिट्टी का कार्य पूर्ण होने पर, यानी कि टैंक की खुदाई हो जाने पर 20%, वाटर टैंक निर्माण का कार्य पूरा होने पर 40% और तीसरा व अंतिम चरण निर्धारित क्षेत्र में एमआई प्रणाली की स्थापना करने पर शेष 40% किसान को प्राप्त होता है। इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। किसान मिकाडा की ऑफिशियल वेबसाइट https://mikada.haryana.gov.in पर जाकर किसान लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके एरिया में तालाबों के पुनरुद्धार का कार्य भी चल रहा है। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक वीडियो।
पापोली ब्लॉक के DIB कोऑर्डिनेटर है। हमने जो ये पॉन्ड का निर्माण करवाया है टटोला गांव में, इसमें कुल मतलब टोटल इसका खर्चा 61 लाख रुपए आया हुआ, जो कि इंसेंटिव से 11 पॉइंट कुछ लगा हुआ है और मतलब जो कन्वर्जेंस से लगा हुआ है। तो इसमें मतलब इससे गांव के व्यक्तियों को इतना मुनाफा हो रहा है कि इससे इतना बेनिफिट हो रहा है कि जिससे हम अपने खेती के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और मतलब जैसे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो रहा है, जिससे कि मतलब इससे गांव वाले बहुत ज्यादा उत्साहित है कि भाई हाँ हमारे गांव में ये चीजें हुई हैं, जिससे कि हमारे गांव में किसानों को बहुत बेनिफिट मिला है। इससे हम जैसे हमारे ट्यूबवेलों का पानी बहुत कम लगता है, जिससे कि हम इस पानी से खेती के लायक उसको बना सकते हैं। ये देखिए मैम, जैसे कि हमारे किसान है इसके द्वारा खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे 40-45 किलो की इसमें सिंचाई हो जाती है, जिसके द्वारा मतलब जो किसान को ग्राउंड जो ट्यूबवेल के वगैरह सिंचाई करते थे उससे बहुत कम हुई है। इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, जिससे कि पानी भी अच्छा स्वच्छ मिलता है और इससे हमारे जो ग्राउंड का पानी की भी बचत होती है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिहोली, ब्लॉक संभालका, जिला पानीपत के अंदर और हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जिनका नाम है जिले सिंह जी। तो जिले सिंह जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं सरपंच साहब, हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सामुदायिक किसानों के लिए एक तालाब का निर्माण कराया गया था आपसे और पाइपलाइन के जरिए आपने कम से कम 50 एकड़ में बताया है कि आप इसका मतलब किसानों को लाभ पहुंच रहा है इसका। तो हम जानना चाहते हैं सरपंच साहब कि ऐसी क्या समस्याएं थी कि भाई पानी गांव का जो ओवरफ्लो पानी था तालाब का वो यहाँ पे आया, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या पूर्व में क्या समस्याएं थी ग्राम पंचायत के अंदर। गांव में पानी की थोड़ी बर्बादी ज़्यादा होती थी, लोग है ना पानी को टुंटियों को ज़्यादा खुला छोड़ते थे, ज़्यादा यूज करते थे। हमने फिर एक जल कमेटी बनाई, उसके तहत हमने लोगों को थोड़ा जागरूक किया, लेकिन गांव में जोड़ की पानी ज़्यादा वेस्ट होने की वजह से गांव में जोड़ की और फ्लो की भी समस्या थी। फिर हम जल समिति की जो हमने कमेटी थी और पंचायत ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि गाँव के अंदर एक बार खेतों में एक तालाब का निर्माण किया जाए और गांव का जो ओवरफ्लो का साफ पानी को वहाँ खेतों के तालाब में ले जा करके हम इसको क्यों ना सिंचाई में यूज करें। जी, हमने फिर यहाँ खेतों में एक तालाब खुदवाया मनरेगा के तहत। उसके बाद एक हमारे गांव में जल पंचायत हुई, अटल भूजल योजना के तहत जल पंचायत हुई। उसमें जो अधिकारी आए उन्होंने पानी के बचाव के अधिकारी आए थे सरपंच साहब बताएं। DC साहब भी आए थे और अपने एरीगेशन के अधिकारी भी थे, एक्शन साहब भी थे। तो उन्होंने पानी के बारे में आकर के लोगों को जागरूक किया, भी वाटर लेवल ज़्यादा नीचे जा रहा है, आप पानी बचाओ जितना भी हो सके, जो भी पानी बचाने के लिए प्रयास किए जा सके वो प्रयास करो। तो फिर हमने हमारी पंचायत ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि हमारे पास जो पानी की समस्या और फ्लो की समस्या है, हम इससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। हमने इस पानी को खेतों में पाइपलाइन दबवा करके इसको सिंचाई में यूज करवाया। इससे हमारे को 2-3 फ़ायदे हुए। नंबर 1 फ़ायदा था मैं ये हुआ कि हमारे जो गांव की और फ्लो की जो समस्या थी काफ़ी हद तक हमने उसमें मतलब फ़ायदा हुआ। दूसरा, हमने जो खेतों में इसका पानी को खेतों में सिंचाई में यूज कराया तो हमारे वाटर लेवल में भाई वाटर लेवल नीचे जा रहा था, जो उसमें फ़र्क पड़ेगा कि भाई ताकि इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। नंबर 3 पर हमारा जो फर्टिलाइज़र, जिन खेतों में हम इस पानी को यूज करते हैं उसमें कम से कम भी 60% फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है। नंबर 3 हमारी ट्यूबवेलों का बिजली की भी बचत होती है कि भाई हम ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़े, हमने इससे हमने ये जो पानी है इसी को हमने खेतों में यूज कर लिया। इससे पैदावार भी, जिस खेतों में इस पानी को हमने दिया तो उसकी पैदावार भी बढ़ी है। अब तक हमने बात की आपके एरिया यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और कैथल की, जहां पर जलवायु लगभग एक जैसी है,
यहाँ पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत क्या क्या काम हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अटल भूजल योजना ने पूरे हरियाणा में किस प्रकार प्रदर्शन करके दिखाया है। अटल भूजल योजना की भूजल स्तर आकलन दिशा निर्देशों के अनुसार 1647 ग्राम पंचायतों में से 479 पंचायतों के डेटा का आकलन किया गया है। 36 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों जगाधरी, सादौरा भाग, सरस्वती नगर, फारूक नगर और नारनौल ने उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हरियाणा में विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जैसे कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से लेजर लैंड लेवलिंग LLL, भूमिगत पाइपलाइन UGPL, डायरेक्ट सीडेड राइस DSR, फसल विविधीकरण, जीरो टिलेज और बाजरा को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों को कुल 94.20 करोड़ रुपए के निवेश से 2,64,499.95 एकड़ क्षेत्रों में लागू किया गया। इसके तहत जल संरक्षण संरचनाएं जैसे चेक डैम, मिट्टी के बांध, पर्कोलेशन फंड, इंजेक्शन वेल्स, रिचार्ज वेल्स और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की संरचनाएं कुल 58.42 करोड़ रुपए की लागत 36 ब्लॉकों में बनाई गई। मिकाडा के तहत 1,23,445.66 एकड़ क्षेत्रों में माइक्रो सिंचाई प्रणालियों की स्थापना 324.20 करोड़ रुपए की लागत से की गई और साथ ही कुल 1086 ऑन फार्म टैंक बनाए गए, जिनकी लागत 26.11 करोड़ रुपए थी। साथ ही उद्यान विभाग द्वारा भी मल्चिंग, पॉली हाउस और शेड नेट जैसी पहलों को 736.28 एकड़ क्षेत्र में 32.56 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लागू किया गया। साथ ही कुल 6.52 करोड़ रुपए की लागत से 227 फार्म तालाब बनाए गए। सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों और तालाबों और नदियों के बेसिन से जोड़ने के उद्देश्य से 80 करोड़ रुपए की लागत से कुल 110 संरचनाएं बनाई गई, जिससे कृष्णावती, दोहन और इंदौरी नदियों के बेसिन में जल पुनर्भरण के उच्च दर से भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा 2.26 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा दिया गया। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से 264 तालाबों का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन किया गया। इन विभागों के समन्वित प्रयासों ने न केवल जल संरक्षण में योगदान दिया, बल्कि जल उपयोग की दक्षता में भी सुधार किया, जिससे भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। स्थानीय समुदायों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ अटल भूजल योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और जल सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। हरियाणा ने ठाना है अटल भूजल योजना को जन आंदोलन